सीएसजेएमयू एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हाय गाइस, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी सीएसजेएमयू एलएलबी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं 50 डेज का वो रोड मैप जिसको आप फॉलो करके अपने अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं सीएसजेएमयू एलएलबी थर्ड सेमेस्टर एग्जाम में। साथ ही साथ ये भी आपको बताने वाला हूं कि कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है सीएसजेएमयू एलएलबी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, कौन सी डायरेक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकती है, नोट्स का क्या रहने वाला है, वीडियो लेक्चर्स का क्या रहने वाला है। एंड साथ ही साथ अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, इंटर्नशिप नहीं मिल रही, वो सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कहने का क्या मतलब है, ये एक आपके लिए प्रैक्टिकल रोड मैप होने वाला है, मैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपको कहीं भी कोई यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय करना एंड एक एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा एंड ये भी आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट की आपको डायरेक्ट लेनी चाहिए, किस सब्जेक्ट की आपको क्वेश्चन बैंक या नोटबुक लेनी चाहिए, किस सब्जेक्ट की आपको टेक्स्ट बुक लेनी चाहिए। तो ये भी चीजें आपके साथ शेयर आउट करूंगा। तो एक एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक एक वो मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग एलएलबी, वो सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, जो कि आपको मिलने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। तो पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पे आपको सीएसजेएमयू स्पेसिफिक वीडियोस आपको मिलती हैं, वेदर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हो या नोट्स वगैरह, जो भी वो आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल आपके लिए बना रखी है, कंप्लीट रोड मैप मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे इस देखो इस जो हमारा एलएलबी थर्ड सेमेस्टर सिलेबस आपके पास होगा, नो डाउट वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, देखने में अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरह से डिजाइन करवाया है सिलेबस, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका इशू ना लो। लेकिन करंटली अभी हम देखो सिलेबस को डिस्कस करने बैठे नहीं है। सिलेबस आप सभी लोग देख लेंगे, आपको पता होगा, उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो हमारे सीएसजेएमयू एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में टोटल हमारे पास, मैं जस्ट एक मिनट मार्कर ले लेता हूँ, टोटल हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि जिसको हम लोग कहते हैं, इन्वायरमेंट लॉ, पर्यावरण विधि जिसको कहते हैं टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हालांकि आपके सिलेबस में प्रॉपर्टी लॉ लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे बात जो हो रही है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, एंड जो आपका ईजमेंट एक्ट है वहां उसकी बात हो रही है। मेनली आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ज्यादा इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन कंपनी लॉ, देन आपका लेबर लॉ फर्स्ट। अब यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ, एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी पहले आपको बताऊंगा, किसकी आपको बुक्स लेनी चाहिए, किसकी बेरेट, किसके क्या जुडिशरी एपीयू के लिए क्या होने वाला, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, वो हम लोग एंड में आएंगे, ठीक। फिर अब मैं आपको बताता हूँ 50 डेज का सबसे पहले मैं आपके साथ रोड मैप शेयर करूंगा, देन उसके बाद बताऊंगा बुक्स वगैरह क्या है, किसकी किस तरह से स्ट्रेटजी बननी चाहिए, किस अभी लेबर लॉ हमारा नया भी आ चुका, तो हमें नया पढ़ना ओल्ड पढ़ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहना, ठीक। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके सामने जो 50 डेज का रोड मैप है इसके ऊपर बात करने वाला। तो 50 डेज के रोड मैप को मैंने टोटल 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। अब देखो फेज 1 जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 1 जो है हमारा वो डे 1 से डे 25 यानी स्टार्ट के 25 डेज हमें क्या करना है। देखो आपका जो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर है उसका रिजल्ट इस मंथ आपका आ ही जाना है, ठीक। एंड आपके पास बचे हुए कितने भी डेज हो, मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास 50 डेज का मैं मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आप कह लें, मैं अपना पीरियड लेके चल रहा हूँ पढ़ाई का, हमें 50 डेज में चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। क्योंकि एट द एंड में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम से जस्ट 10-15 दिन पहले हम लोग स्टडी को प्रिपेयर करते हैं एंड देन फिर कहते हैं हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, हम लिख के पूरा आए हैं एंड हमारी सारी प्रिपरेशन थी, हमने बहुत पढ़ा, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप 10-15-20 दिन पहले बैठेंगे पढ़ने के लिए तो आपके जस्ट पासिंग मार्क्स ही आएंगे, अच्छे परसेंटेज नहीं आ सकते, फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो क्यों ना। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फेज 1 है डे 1 टू डे 25, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें सुधारनी, क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक। सबसे पहले तो यार मैं माइक थोड़ा अपने पास ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की शिकायत है यार वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो माइक में अपने हैंड में ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए ये कि हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। अब देखो डे 1 से डे 25 हमें क्या करना है, 25 दिन हमारे पास है, 25 डेज, ये 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, इन 5 सब्जेक्टों में 5-5 दिन हमें हर सब्जेक्ट पे देना है और इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक। टोटल 5 डेज में हमें सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, मैं फिर
दोहरा रहा हूँ, मैं सभी टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। हमें उनको कवर अप कर लेना है, ठीक। देन इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हम इन टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम क्लासेस लेंगे या लेक्चर्स लेंगे या नोट्स लेंगे या बुक्स लेंगे या बेरक लेंगे, जो कि अभी मैं यहाँ पे आऊँगा बताऊँगा। तो उनके हमें खुद से नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक। खुद से नोट हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या लेने वाले हैं, रिवीजन। अब देखो कई बार क्या होता है कि तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो, तुम लोग जस्ट टॉपिक्स को कंप्लीट करते रहते हो, क्वेश्चंस को रटते रहते हो, रिवीजन नहीं होता है तो प्रॉब्लम आती है। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ना ही आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो सकती है। अभी जब आंसर राइटिंग के टॉपिक पे आऊँगा तब आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक। देन इसके बाद हमारे टोटल 25 डेज में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स एंड रिवीजन जो भी हमारे हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं शॉर्ट नोट्स, लेंथी नोट्स समझ में आ रहे हैं आपको लेंथी नोट्स। नोट्स ऐसे होने चाहिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, नोट्स देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि बेस्ट नोट्स कौन से होंगे एलएलबी पीएलएलबी के लिए। तो देखो बेस्ट नोट्स कोई नहीं होते, बेस्ट नोट्स वो होते हैं फिर वो आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो एलएलबी कर रहे हो, जो तुमको एक बार में तुम उठा के देखो, तुमको समझ में आ जाए, उसके लिए तुमको दोबारा सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो नोट्स इस तरह से होने चाहिए। अब वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, ठीक। दैट इज़ योर चॉइस, आप कह सकते हैं। अब कई बार कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं बट वो डायरेक्ट प्योर इंग्लिश में नोट्स नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, जैसे व्हाट्सअप लैंग्वेज में हम लोग बात नहीं करते क्या कर रहे हो तुम, कैसे हो तुम, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसको मिक्स करके नोट्स बनाते हैं। तो आप उस तरह से भी अपने नोट्स बना सकते हैं जो कि आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, आप जब एग्जाम में आंसर राइट करेंगे तो वहाँ पर आप उसको ये चीज़ इस तरह से नहीं लिखनी। नोट्स वो होने चाहिए जो आपको एक बार में या दो बार में तुरंत समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि नोट्स तो हमने कहीं से देख लिए, अब उसकी लैंग्वेज के लिए हम 10 बार इधर उधर मुंह उठा के देख रहे हैं, तो वो नोट्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही होती है, ठीक। देन हमारा फेज 1 यहाँ पे क्लियर हो जाता है 25 डेज का। आफ्टर 25 डेज हमारा फेज 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, 26 डेज से 40 डेज, यानी 26 से 40 डेज अभी हमारे जो पीरियड है 26 से 40 डेज, ठीक। तो नेक्स्ट मैं कहूँ आपका 15 डेज। अब आपको नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं, हमने नोट्स इंपॉर्टेंट बना लिया, रिवीजन भी डेली हम लोग कर रहे हैं, बट याद रखना ये सारी चीज़ें आपको टोटल दिन में 5 आवर्स आपको देने हैं। अब अगर आप में से कई लोग कह रहे थे कि 5 घंटे तो हम दे नहीं पाएंगे, हम कोर्ट जाते हैं या हम कॉलेज जाते हैं या हम कहीं भी नहीं जाते फिर भी घर पर रहते हैं, या हम इतना बिजी हैं कि हम ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, तो सर आप एलएलबी क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास एलएलबी को देने के लिए टाइम नहीं है तो आप एलएलबी मत करें सर। मिनिमम 5 आवर तो आज से आपको देने होंगे। देखो थोड़ा सा ज्ञान की बात यह है कि देखो पहले तुम लोगों में से हो सकता है कई सारे लोग ऐसे भी हों जिन्होंने ये सोचा हो कि एलएलबी तो आसान होती, कुछ नहीं कर सकते हैं तो एलएलबी कर लेते हैं। ये टैग जो टैबू बना हुआ था ना कि कुछ नहीं कर पाएंगे तो एलएलबी कर लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे, तुम्हारे सीनियर ने बताया, तुम्हारे किसी रिलेटिव ने बताया, तो उनसे जाके भाई मेरा एक मैसेज दे देना कि वो समय अब चला गया है कि अगर तुम यहाँ पे ये सोच के आए थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे तो एलएलबी कर लेंगे, एलएलबी में तो पास ही हो जाएंगे, तो नो डाउट एलएलबी का एग्जाम तो निकाल लोगे ना। तो लेकिन याद रखना एआईबी का जो एग्जाम हो रहा है ना, वो तुम बिना पढ़े बिना बेरट के तुम निकाल ही नहीं सकते। देखो जाके 50% से ज़्यादा स्टूडेंट आजकल फेल हो रहे हैं आईबी के एग्जाम में, जरा पता करो जाके, इतना टफ पेपर आ रहा है। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है कि अब कोई भी फेक एडवोकेट, फर्जी वकील ना बन पाए, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखना। एंड बार काउंसिल ने खुद ये चीज़ें कही हैं कि 40% या 35% एडवोकेट फेक थे तो उनको भी हटाया जा रहा। तो अगर तुम इस सोच से आए थे कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वकालत कर लेंगे, तो सर वो सोच अब बदल दो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो याद रखना ना वकील बन पाओगे, ना जज बन पाओगे, और ना ही कहीं पे जॉब मिल पाएगी। फिर 5 ईयर या 3 ईयर जो भी एलएलबी करो बाद में सिर्फ पछतावा होगा। अब यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट तुमको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर तुम्हें अच्छी लगी हुई वीडियो तो बताना। 5 आवर डेली आपको देना है। आप कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मुझे नहीं मतलब है एंड आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए आपके लिए, बिकॉज प्रायोरिटी आपकी एलएलबी होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ की अगर आप प्रायोरिटी है, आपका एलएलबी आपके लिए प्रायोरिटी, अगर आप एलएलबी के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, लाइक अगर क्रिकेट किसी की प्रायोरिटी तो क्रिकेट में 5 डेली वो 6 to 7 आवर देगा, नो डाउट वो कुछ भी कर रहा हो, ठीक, वो डेली देगा। तो आपकी अगर एलएलबी प्रायोरिटी, अगर आपको एक सफल वकील बनना है, जज बनना है, भाई सरकारी वकील बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए आपको जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट उसमें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय कंज्यूम करेंगे ना। तो दैट्स इट, बस यही कहना है। सेकंड फेज़ की बात कर लेते हैं, ज़्यादा ज्ञान की बातें हो चुकी हैं। सेकंड फेज़ में आपको क्या करना है, अब हमारा देखो फेज 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स रिवीजन हो गया। सेकंड फेज में हमें पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है। मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ पीवाईक्यू का एनालिसिस करना। अब पीवाईक्यू का एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि पीवाईक्यू को उठा के सॉल्व करने लगे। पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी अगर आप एग्जाम वगैरह क्रैक करना चाहो एलएलबी से लगा के जुडिशरी का, सरकारी वकील का, वहाँ पर आपके पीवाईक्यू एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है 26 से 40 डेज में, आपका जो सेकंड फेज है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के बाद
बाद आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे आ जाना है। अब कई बार जब मैं बताता हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि सर ने कहा है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट तो हमें करना ही नहीं। गलत। मैं ये कहता हूँ कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे जंप नहीं करना चाहिए। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, देन उसके बाद अब आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए आए। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग कहीं दूसरे के क्वेश्चन आंसर्स को उठा के उन्हीं को याद करने लगते हैं, बट मेरा ये मानना है कि हमेशा आंसर अपने खुद हमको लोगों को राइट करने चाहिए, लिखने चाहिए, तभी हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जो आपको 26 से 40 डेज है, आपको पर सब्जेक्ट के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करना चाहिए एंड खुद से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। प्लस इसमें आपको केस लॉस को भी मेंशन करना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट में आपके केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक इन्वायरमेंट लॉ के आपके जो MC मेहता के हैं इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुछ केस लॉस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कुछ केस लॉस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक दो केस लॉस आपके कंपनी लॉ में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सभी केस लॉस को आपको भी डील करना है। अब केस लॉस में इन द सेंस हम लोग क्या करते हैं कई बार एग्जाम में कि हम लोग केस लॉस को बहुत लंबा लंबा लिखाते हैं, यानी एक एक दो दो पेज का हाफ पेज का केस लॉस लिखाते हैं, फैक्ट लिखाते हैं, पूरे सर्कमस्टेंस क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये नहीं, इतना नहीं लिखना होता। आपको वो जो केस लॉस जब मेंशन करना होता है एग्जाम में, उसमें जस्ट आपको 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 4 से 5 लाइन आपको जो भी कोर्ट ने हेल्ड करा, कोर्ट का क्या डिसीजन था, जस्ट आपको वो पुट अप करना होता है, पूरी कहानी नहीं लिखनी होती। इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आंसर राइटिंग की बात आती है। अब जब मैंने आपसे आंसर राइट की बात करी थी तो आप लोगों ने कहा था कि आंसर राइट में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाहूँगा कि जो आंसर राइट वाला आपका टॉपिक है, हाँ, इसमें जब आपका रिवीजन स्ट्रांग होगा तब आपकी आंसर राइटिंग बढ़िया होगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप आंसर राइट कभी नहीं अच्छे से तरह से कर सकते हैं। आंसर राइट के लिए आपको एक फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। हर एक यूनिवर्सिटी के लिए हर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना चाहिए। इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन आपके आप में से 90% स्टूडेंट जो एग्जाम में आंसर लिख के आते होंगे उसमें कंक्लूजन छोड़ ही देते होंगे, फिर आप लोग कहते हैं हम लिख के समय मार्क्स अच्छे नहीं मिले, परसेंटेज अच्छे नहीं मिले, क्योंकि आप लोग कंक्लूजन को मिस कर देते हैं। कंक्लूजन हमेशा आपको लिखना चाहिए, एंड कंक्लूजन आप तभी लिख सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप लोग रटने वाले बंदे नहीं हो सब, ठीक। रटना आपका काम नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक। ये हमारा काम हो गया फेज़ 2 का डे 26 से 40 डेज, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, फेज़ 3 में आके जो हमारा लास्ट फेज़, लास्ट के 10 डेज होने, अब इसमें हमें करना है रिवीजन। हमें रिवीजन हमने कर लिया, रिवीजन हम 1 से लगा के 40 डेज तक सारा रिवीजन कर रहे थे। अब हम करेंगे रिवीजन। जो रिवीजन कर लिया तो उसका दोबारा उठा के रिवीजन दोबारा 3 4 बार, जितनी बार कर सकते हैं रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का करेंगे। एंड जैसे ही कोई भी आंसर आएगा हमारे सामने, हम उसको इस तरह से लिखेंगे जाके कि हमको तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेमोरी में याद नहीं, क्विकली याद आएंगी। जब आप पढ़ते ही जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, सिर्फ नई चीज़ें याद करते रह जाओगे, तो एग्जाम में क्या होगा कि आप हो सकता है 5 से 6 लाइन लिख लो, फिर 6 7 के बाद आपकी 8वीं 9वीं पॉइंट, 8वां या 9वां पॉइंट या 10वां पॉइंट आप भूल जाओगे, फिर आप 11 पॉइंट से स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे। इससे एक चीज़ और होगी कि मान के चलो जो भी तुमने LLB सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है वो तुम 6 महीने के बाद भूल जाओगे। यस, मैं ये श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। आपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर में कई सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे जो आप अभी तक भूल चुके होंगे, बिकॉज आपका रिवीजन स्ट्रांग नहीं होगा। बट अगर आपका रिवीजन स्ट्रांग होगा तो लाइफ टाइम ये सारी चीज़ें आपके लिए काम आने वाली हैं, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट की जो 10 डेज है इसमें हमें प्रैक्टिस टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस टेस्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये आपको सॉल्व करने चाहिए। अब प्रैक्टिस टेस्ट का क्या है, देखो प्रैक्टिस टेस्ट मैं भी तुम लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक। एंड तुम लोग चाहो तो जो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह होते हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उनके आंसर फॉलो ना करके हुए। बट वो प्रैक्टिस टेस्ट जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना, फिर ये मत समझना कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैं जो तुमको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा प्रैक्टिस टेस्ट में वो इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देन इसके बाद तुमको एवोल्यूशन करना है। एवोल्यूशन जो भी आपके आंसर लिखे उसमें आपको चेकआउट करना है, अपने सर से चेक कराओ, अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी सीनियर से कॉपीज़ को चेक कराओ, पूछो कि भाई मैं आंसर किस तरह से लिख रहा हूँ, क्या कमी आ रही है, कहाँ पे गलती आ रही है। एंड कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो ग्रामर में बहुत मिस्टेक कर देते हैं, फिर वो हिंदी ग्रामर हो आपकी या इंग्लिश ग्रामर हो, कई सारी स्पेलिंग की मिस्टेक होती हैं, या आप हिंदी में लिख रहे हो तो उसमें भी कई सारी मात्राओं की गड़बड़ होती है। तो इन सारी बेसिक चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। एंड कितने पेजेस लिखना है, किस तरह से लिखना है, कहाँ पे। कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक लाइन इधर खींच देंगे पेज पे, एक लाइन इधर खींच देंगे और बीच में थोड़ा थोड़ा लिखाएंगे, स्पेस छोड़ देंगे या बहुत स्पेस छोड़ छोड़ कर लिखेंगे। तो उनको लगता है कि अगर उनको मार्क्स इससे अच्छे मिल जाएंगे तो सर इससे मार्क्स आपके अच्छे नहीं मिलेंगे, जस्ट पासिंग मार्क्स मिलेंगे। मेरा पूरी वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आपको अच्छे मार्क्स मिले।
पासिंग के लिए तो आप सेकंड सेमेस्टर तक पास हो ही गए होंगे ना, आई नो, बट आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अब जो भी ये कहता है कि परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं एलएलबी में, तो सर उनसे ये बताना चाहूँगा कि अब परसेंटेज भी मैटर करते हैं एंड मार्क्स भी मैटर करते हैं, राइट। तो आप ये मत कहें कि नहीं मैटर करते। पढ़ाई अगर इंसान कर रहा है, डेडिकेशन से पढ़ रहा है, तो उसका एक पैमाना माना गया परसेंटेज एंड मार्क्स। अगर वो परसेंटेज एंड मार्क्स गेन कर रहा है तो उसके लिए बढ़िया चीज़ रहती है, तो परसेंटेज मैटर करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारी ये सारे फेज़ वगैरह की बात हो चुकी है, 50 डेज़ का रोड मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ वो कमियाँ एंड किन किन चीज़ों की बुक्स बेरेक्ट लेनी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर आउट करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की देखो यार, बेरेक्ट आप कह सकते हैं, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट आता है उसकी आती है, बट मैं आपको इसकी बेरेक्ट तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, ठीक। तो आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तो बेरेक्ट बिल्कुल भी मत लेना यार। मार्कर कहाँ गया मेरा दूसरा वाला, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बेरेक्ट बिल्कुल भी मत लेना, ठीक। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सर हम लोग क्या ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की आप लोग बुक ले सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ठीक। आप टेक्स्ट बुक इसकी इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपके लिए जुडिशरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ना पड़ता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है, बट नो डाउट इतने भी डिफरेंसेस नहीं। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक। तो ये आप इसके लिए बुक रेफर ज़रूर कर सकते हैं, ओके। राइट नाउ अगर इसको मैं बताऊं कि आपके जुडिशरी एंड एपीओ वगैरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यस ये इंपॉर्टेंट है, इसकी इसलिए मैंने इसकी बुक आपको रेफर करी। देन हम अगर इन्वायरमेंट लॉ एंड ऑल्सो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका एआईबी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपका एआईबी एग्जाम में भी आपका आता है। तो ये जो मैं भी एक बहुत बढ़िया बात आपको बताऊंगा, ठीक। इन्वायरमेंट लॉ की अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट लॉ की आपको बेरेक्ट आप कोशिश करना इन्वायरमेंट लॉ की बेरेक्ट तरफ जाओ, जो भी इसके एक्ट वगैरह हो। बट अगर नहीं मिल रही है तो स्किप कर दो एंड इसकी बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं तुमको, ठीक। इसकी इन्वायरमेंट लॉ की बुक मत लो, ओके। इन्वायरमेंट लॉ क्योंकि आपका जुडिशरी वगैरह में इतना अब कुछ टॉपिक्स आपके आने लगे हैं, इसके जो एक्ट्स हैं इसकी अगर लेने की कोशिश करना है इन्वायरमेंट लॉ की तो बेरेक्ट ही लेने की कोशिश करना, बुक मत लेना, ओके। एंड राइट नाउ ये अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जाम में आता है, जो आपका एडवोकेसी का होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके जो केस लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसी मेहता के एंड मेनका गांधी के, तो ये केस लॉज इसके इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वायरमेंट लॉ के। तो ये आपका जुडिशरी एपीओ एंड एआईबी एग्जाम किसी किसी स्टेट में इन्वायरमेंट लॉ जुडिशरी एग्जाम में भी आ जाता है, राइट। अभी सीबीआई एपीपी का जो आपका एग्जाम होने वाला है दिल्ली में उसमें इन्वायरमेंट लॉ है। अब इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी प्रॉपर्टी लॉ, जिसमें आपका ईजमेंट एक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, तो आपका मैं प्रॉपर्टी लॉ ही बोलूँगा। तो प्रॉपर्टी लॉ में जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बेरेक्ट आपको 100% लेनी चाहिए। बुक्स में रिकमेंड नहीं करूँगा इसकी क्योंकि आप बहुत लेंथी हो जाएगी, आप लोग इस सेमेस्टर में भी नहीं पढ़ पाएंगे एंड आपके एग्जाम में भी बेरेक्ट ही आपके काम आने वाली, ठीक। तो इसकी बेरेक्ट आप लोग परचेस कर लेना। बेरेक्ट कहाँ से परचेस करनी, कौन सी परचेस करनी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देन इसके बाद इस ये जुडिशरी हो गया, एआईबी हो गया, एपी हो गया, कई सारी जगह ये एग्जाम में आपके आता, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन कंपनी लॉ आपका अगर मैं बात करूँ तो कंपनी लॉ की बेरेक्ट बहुत मोटी होती है, बुक भी इसकी आती है, तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर आप बुक से कंफर्टेबल है तो बुक ले लेना, बेरेक्ट से कंफर्टेबल हो तो बेरेक्ट लेना, लेकिन दोनों में से कोई एक लेना। मेरा अगर पर्सनल व्यू रहेगा, पर्सनल सजेशन रहेगा तो मैं बेरेक्ट की तरफ ही जाऊँगा, बुक की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। एंड ये आपका एआईबी के एग्जाम में आता है, इसलिए इसकी बेरेक्ट आपको एआईबी के एग्जाम में हेल्पफुल हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद अगर मैं बताऊँ ये एपीओ में आता है, तो ये सीबीआई एपीपी में आपके आता है, आईबीपीएसओ लॉ ऑफिसर वगैरह में आता है, जो भी प्राइवेट बैंक्स के एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट बैंक के एग्जाम होते हैं उसमें आता है। जुडिशरी में इसका स्कोप बहुत कम है, बहुत किसी ही स्टेट में पूछ लिया जाए तो पूछ लिया, अदरवाइज नहीं। लेबर लॉ अब आपका नया आ चुका है, बट एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है कि आपका नया वाला आएगा है नहीं, तो अभी मैं पुराना वाला लेबर लॉ ही मान के चल रहा हूँ। अगर पुराना लेबर लॉ आता है तो आप ना इसकी बुक लें ना इसकी बेरेक्ट लें, राइट। क्यों आपको रुपए वेस्ट करने हैं, जस्ट आपको एग्जाम ही पास करना, बिकॉज जब नया कोड आ चुका है तो अगर हम लोग लेंगे भी तो नया लेंगे, ठीक। तो पुराना लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ओल्ड लॉ की बेरेक्ट या बुक में अपने पैसे को वेस्ट करें, राइट। एंड यहाँ पे आप इस अगर लेबर लॉ को बताऊँ एआईबी में भी आता है, जुडिशरी में भी आता है, एपीओ में भी कई बार आ जाता है एंड अलग से इसकी जो वैकेंसीज आती हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है लेबर लॉ आपका, ठीक। अगर बात कोई पाँचों एक्ट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके ये एआईबी के एग्जाम में आते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स के आते हैं, तो इन सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है कि तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, कल को चल के एआईबी का एग्जाम तुमको देना होगा, थर्ड सेमेस्टर है, 1.5 साल के बाद तुमको देना ही देना है, 1 साल के बाद, क्योंकि अब तो फाइनल ईयर वाले दे सकते हैं, नेक्स्ट ईयर मान के चलो दिसंबर में, नेक्स्ट दिसंबर में तुम भी एलिजिबल हो जाओगे एआईबी एग्जाम के लिए, राइट। तो
तुम सारे लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी होगी। अब जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट है, अब एआईबी का एग्ज़ाम टफ आ रहा, राइट? हाँ, तो मेरे कई सारे स्टूडेंट के आप लोग देखेंगे जाके कि सब लोग बुराई कर रहे हैं, एआईबी का एग्ज़ाम बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। लेकिन जितने मेरे स्टूडेंट थे, मैंने उनको हार्ड ही पढ़ाया था, मैंने उनसे बताया था कि एग्ज़ाम टफ आएगा, एंड उन सभी ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे, 100 में से 80, 100 में से 75। तो इस तरह से उन लोगों ने स्कोर करे हैं। एंड उनमें से सभी का कहना है कि सर आपने जो मैथड्स बताए थे, उन मैथड्स की वजह से, उन स्ट्रेटजी की वजह से हमारे मार्क्स अच्छे आए थे। तो हमेशा हम लोग को स्टार्ट से ही प्रिपरेशन करनी होती है, ये नहीं कि जब एग्जाम आ रहा तब हम लोग प्रिपरेशन करने के लिए बैठे। ये मेंटलिटी हमें जल्द से जल्द हटानी होगी। अब रही बात इंटर्नशिप, जुडिशरी, एपीओ, एपीपी, पीपी, कोर्ट प्रैक्टिस, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, राइट? हाँ, तो इसके बारे में यह बताना चाहूँगा इंटर्नशिप। अब जो भी लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम इंटर्नशिप नहीं करेंगे, ऐसे ही काम चल जाएगा, तो इंटर्नशिप तुम लोगों को करनी पड़ेगी। अब इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो, ठीक? अब मैं कई बार इंस्टाग्राम जो हमारा लॉ डेब्यूट, वहाँ पे मैं इंटर्नशिप डालता हूँ, आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, तो मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे, अभी आज ही 2 गवर्नमेंट इंटर्नशिप निकली हुई हैं, अगर आप चाहें तो मैं उनको अपलोड करा सकता हूँ, कमेंट बताना। तो इंटर्नशिप आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ योर एग्जाम एटलीस्ट 4 to 5 इंटर्नशिप का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप समझ सकते हैं ना कि कहीं भी आप लॉ फॉर्म वगैरह में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जुडिशरी, एपीओ, एपीपी, पीपी, यानी जुडिशरी या गवर्नमेंट वकील की तैयारी कैसे करनी है, तो देखो जुडिशरी की तैयारी करने के लिए आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, लेबर लॉ है, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। यहीं से जो जो सब्जेक्ट तुम्हारे एलएलबी में आ रहे हैं, एक बार क्या करो, जैसे उत्तर प्रदेश जुडिशरी का तुम्हारा अगर टारगेट, तो उसका सिलेबस निकालो और उसमें से देखो कौन कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे कॉमन सब्जेक्ट होने वाले हैं अपकमिंग। पुराने जो बीत गए सो बीत गए, उनको बाद में कर लेना साथ साथ में। लेकिन जो अब आने वाले सब्जेक्ट तुम्हारे एलएलबी में हैं एंड जो तुम्हारे सिलेबस में है यूपी जुडिशरी के, उनको मैच करो, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले, कौन कौन से तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो उनकी प्रिपरेशन इस तरह से करो कि जुडिशरी एग्जाम में तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम ही ना, तो इस तरह से करना। बाकी हम लोग भी यार एपीओ, एपीपी और पीपी की तैयारी कराते ही हैं, तो बाद में इन फ्यूचर जब भी करना होगा वो हम लोग साथ में देख लेंगे। देन इसके बाद आता है कोर्ट प्रैक्टिस। अब बाई चांस इंटर्नशिप तुम लोग को नहीं मिल रही, बिकॉज कई सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है, कुछ स्टूडेंट अपने डिस्ट्रिक्ट को बाहर छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करने राइट नाउ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीट जाएँ, फुल डेज जाएँ। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, ठीक, डेली कॉलेज जा रहे हैं, तो आपको कॉलेज जाना चाहिए। बट अगर आप इन केस कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या कभी कभी जा पा रहे हैं, तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि मैं नहीं कहूँगा कि आप फुल डे कोर्ट में बिताएं, ठीक? आपको एटलीस्ट 10 बजे से 1 बजे तक तो कोर्ट में बैठना चाहिए। 2-3 घंटे डेली आपको कोर्ट में बैठना चाहिए। अगर आप डेली नहीं भी जा पा रहे हैं इन केस, हाँ, तो आपको वीकली 3 से 4 दिन तो जाना ही जाना चाहिए कोर्ट में। अब सर आप लोग पूछ रहे होंगे इतनी मुझे गर्मी क्यों लग रही है यार, लाइट वाइट का क्या है, तो देखो यार यहाँ पे पावर सप्लाई बहुत प्रॉब्लम हो गई है इधर। मुझे पता नहीं बारिश वारिश हुई थी तो उसके चक्कर में, लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करनी थी तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, गर्मी हो या ठंड हो, मुझे तो आपको बताना ही था, तो मैं जस्ट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। सो गर्मी वगैरह इतना मैटर नहीं करता आप लोगों के लिए, ठीक? तो ये कोर्ट प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी, राइट? मेरा मानना है कि कोर्ट प्रैक्टिस के लिए डिले मत करो। अगर इंटर्नशिप कर रहे हो तो इंटर्नशिप कर रहे हो, अगर इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो तो कोर्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 से 3 घंटे जाओ। डेली नहीं जा पा रहे हो फिर भी वीकली 2 से 3 दिन तो जाना ही चाहिए। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एंड एक चीज़ मैं आपके साथ और बताना चाहूँगा कि हमारा एक स्टडी एक मेंबरशिप है हमारी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है। मैं उसमें जस्ट आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैं उसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ, राइट? सो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं आपको जस्ट टैब में खोल के बता दे रहा हूँ, ओके? एंड मैं स्क्रीन के ऊपर मैं कहूँगा एडिटर साहब से भाई इसको चला देना। तो इसमें मैं आपको क्या प्रोवाइड कराने वाला हूँ, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड साथ ही साथ आपको जो आपका मॉक टेस्ट मैंने बताया था, प्रैक्टिस टेस्ट, वो भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आंसर राइटिंग टिप्स, आंसर राइटिंग बॉडी, एंड मेंटोरशिप आपको मिलने वाली, 1-to-1 चैट सपोर्ट, ग्रुप डाउट सपोर्ट, एंड वीकली गाइडेंस सेशन आपको मिलने वाले हैं। 50 डेज़ का रोड मैप आपको मिलेगा कंप्लीट। आपका स्टडी टाइम टेबल पर्सनलाइज आपको दिया जाएगा आपके टाइम के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपको PYQ एनालिसिस मिलने वाला है, तमाम तरह के आपको आपके सब्जेक्ट वाइज आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंटर्नशिप अपडेट, लीगल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर गाइडेंस, अगर आपको कैरियर गाइडेंस भी चाहिए तो वो भी आपको सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। 2 प्लान हमारे हैं। तो जस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे @lawdebut पे मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जस्ट आपको अपनी ये जो 8004993282। अब इस पर आपको जस्ट क्या करना है, 8004993282। अब इस पर जस्ट आपको अपना नाम एंड अपना व्हाट्सअप नंबर, अपना कॉलेज नेम, एंड जस्ट आपको लिखना होगा उस पर मेंबरशिप
फॉर द LLB थर्ड सेमेस्टर एग्जाम। जस्ट इतना आपको कर देना है, 48 आवर में आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक। एंड सारी डिटेल्स आपको सेंड आउट कर दी जाएंगी, ओके। तो ये 50 डेज़ का रोड मैप जो मैंने आपको बताया था, आप इसको सेल्फ से भी कर सकते हैं एंड हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें तो हमारे साथ भी जुड़ के ज्वाइन कर सकते हैं एट द रीजनेबल प्राइस, ओके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के जो भी ग्रुप्स हैं, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाओ। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, कि आपके लिए जो मैंने एक चीज़ मैं बताना ही भूल गया बता तुम लोगों को, इतना मैं गर्मी में यार, गर्मी इतनी है कि मैं पागल हो गया यार, कि आपके लिए जो मैंने टेलीग्राम पे पोल डाला था, आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो उसमें देखो फर्स्ट वीडियो चली गई BNS की, ठीक। तो BNS की मुझे पहले लेक्चर स्टार्ट करने पड़ेंगे, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्लासेस 15 जुलाई से स्टार्ट करने वाला हूँ। सो जस्ट मुझे तुम लोग टाइम बता दो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी जो वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, उसमें मैं आपसे कोई तरह का कोई चार्जेस नहीं लेने वाला हूँ, ओके। बिकॉज मेरा मानना है कि देखो नोट्स आपको मैं हमेशा कहता हूँ, इन फ्यूचर मैं भी अपने नोट्स लॉन्च करने ही वाला हूँ वेरी सुन, बट फिर भी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि नोट्स आप हमेशा अपने प्रेफरेंस के लिए जाना, अपने नोट्स हमेशा बेस्ट रहते हैं। नो डाउट मुझे मालूम है कि मेरे नोट्स इस तरह से नहीं बिकेंगे, ना बिकें, बट मुझे आपको हार्म नहीं करना, राइट। आपके लिए जो भी बेनिफिशियल रहने वाला है एट दिस स्टेज वो मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो अगर कोशिश करो नोट्स अपने ही ट्राई करो हमेशा, ओके। एंड वीडियो लेक्चर्स आपके लिए सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आपका 15 जुलाई से लेने वाला हूँ, बट मुझे आप लोग टाइम बता दो, क्योंकि टाइम का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है यार। मैं कभी रात में 9 बजे डाल देता हूँ, 8 बजे डाल देता हूँ, तो मुझे तुम लोग टाइम कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस टाइम तुम लोग सूटेबल रहोगे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में। तो जैसा भी होगा मैं क्लासेस आपके लिए कंडक्ट कराऊंगा, डेली क्लासेस होंगी एंड पूरा टाइम शेड्यूल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। एंड उसकी PDF PPT वगैरह जो भी हुआ करेगा क्लास की वो भी आपके साथ शेयर आउट करा दिया करूँगा। तो प्रॉपर एक क्लासेस आपके लिए कंडक्ट कराने वाला हूँ LLB थर्ड सेमेस्टर के लिए। अब मुझे नहीं पता कि मैं सारे सब्जेक्ट की करा पाऊंगा या नहीं, बिकॉज वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी, मैं उतनी ज़्यादा वीडियो सब्जेक्ट की बनाऊंगा, ठीक। अभी मेरा सिर्फ फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर है राइट नाउ, इसके अलावा अभी मैं कोई और सब्जेक्ट अभी नहीं देख रहा हूँ। आप लोग अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर मैं आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट का भी लेके आऊँ। अब मैं चलता हूँ यार, यहाँ पे मुझे लगता है कि अब इससे पहले कि मैं पूरा भीग जाऊँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आप सभी को कैसी लगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत दिन बाद आप सभी से मिले एंड बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख के। जय हिंद, जय भारत।